नमस्कार। आज का हमारा अध्याय रहेगा खंड सिद्धांत सेक्टर थ्योरी। खंड सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी विद्वान होमर होयट ने 1939 में अमेरिका के 142 नगरों की संरचना के आधार पर किया। होमर होयट ने बर्गस के केंद्रीय वलय कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी की आलोचना की और हर्ड की अक्षय वृद्धि अक्षल ग्रोथ को अपने सिद्धांत का आधार बनाया। होयट के अनुसार नगरीय भूमि के उपयोग का प्रतिरूप यातायात मार्गों के विन्यास पर निर्भर करता है, जिस कारण नगरों का आकार तारानुमा मिलता है। तो हम जान लेते हैं अब अक्षय वृद्धि क्या होती है। जब नगर के मुख्य भूमि के ऊपर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है तो नगर से नगरीय जनसंख्या रेलवे लाइन, रिवर या हाईवे के साथ साथ में फैलना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि इस डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं किस प्रकार से मुख्य भूमि से नगरीय बस बाहर की ओर रेलवे लाइन के साथ में, सड़क मार्ग के साथ में या जल मार्ग के साथ में बाहर की ओर विकास होता है जब नगरों का, तो उसे अक्षय वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट, सिद्धांत की रूपरेखा। नगर का विकास यातायात मार्गों के साथ होता है, जिस कारण नगरों का आकार तारानुमा मिलता है। इस सिद्धांत में नगर को एक वृत्त के रूप में माना गया है तथा इसके विभिन्न क्षेत्रों को खंड का नाम दिया गया है। होयट के अनुसार समान प्रकार के भूमि उपयोग नगर के केंद्र के समीप जन्म लेते हैं, जो नगर के विकास के साथ साथ उसी खंड की दिशा में विस्थापित होते जाते हैं। यदि नगर का कोई खंड निम्न किराए के आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित होता है तो नगरीय वृद्धि के दौरान खंड के विस्तार के साथ यह विशेषता दूर तक मिलती है। नेक्स्ट, इसी तरह यदि एक उच्च किराए के क्षेत्र की स्थिति नगर के दूसरे खंड में पाई जाती है तो उसका विस्तार उसी खंड में होगा तथा नए बेहतर आवासीय क्षेत्र उस खंड के बाहरी भाग में विकसित होंगे। होयट का कहना है कि अमेरिकी नगर यातायात मार्गों के सहारे फैलकर अष्टभुज का रूप धारण कर लेते हैं। नदी, जलमार्ग, सड़क मार्ग तथा रेल मार्गों के सहारे उद्योग क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। होमर होयट के अनुसार नगर के 5 खंड, जिस प्रकार से नगर को वृत्ताकार रूप बताया और वृत्ताकार के अंदर उन्होंने 5 खंड बताए। सबसे पहला केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, सीबीडी क्षेत्र, जिसे सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। थोक हल्के वस्तु निर्माण उद्योग, निम्न वर्गीय आवास क्षेत्र, मध्य वर्गीय आवास क्षेत्र और उच्च वर्गीय आवास क्षेत्र, जिनको हम इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। सबसे पहले वृत्ताकार सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ऊंची इमारतें मिलती है, होटल मिलते हैं, सरकारी दफ्तर मिलते हैं और दिन के समय बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है और रात के समय ये भाग शांत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। सेकंड नंबर पर फैक्ट्रीज इंडस्ट्री। तो होमर होयट ने बताया कि जो उद्योग होते हैं वो सड़क मार्ग या रेल मार्ग या जल मार्ग के साथ साथ में विकसित हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे बताया कि इन उद्योगों में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं वो रहते हैं इनके नज़दीकी क्षेत्र के अंदर। तो इस प्रकार वर्किंग क्लास हाउसिंग थर्ड नंबर पे। इस प्रकार से जिन लोगों की इनकम वर्किंग क्लास हाउसिंग से ज़्यादा होती है तो और अच्छी फैसिलिटी लेने के लिए वो फोर्थ क्लासेस के अंदर या मिडिल क्लास हाउसिंग के अंदर रहते हैं। और लास्ट के अंदर हाई क्लास हाउसिंग जो येलो कलर में दिखाई गई है, इसमें हाई क्लास हाउसिंग जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है या जो सीबीडी में काम करते हैं तो वो अच्छे मकानों में रहते हैं। तो यहाँ 5वें स्टेज के अंदर उनको ही दिखाया गया है। तो एक बार फिर देख लेते हैं इनको। फर्स्ट नंबर पे सीबीडी, सेकंड नंबर पर फैक्ट्रीज, थर्ड नंबर पर मिडिल क्लास हाउसिंग, फोर्थ नंबर पर थर्ड नंबर पर वर्किंग क्लास हाउसिंग, फोर्थ नंबर के ऊपर मिडिल क्लास हाउसिंग और फिफ्थ नंबर के ऊपर हाई क्लास हाउसिंग। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसके बाद हम कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे कि होमर होयट ने कहा, होयट के अनुसार समान प्रकार की भूमि उपयोग नगर के केंद्र के समीप जन्म लेते हैं, जो नगर के विकास के साथ साथ उसी खंड की दिशा में विस्थापित होते जाते हैं। यदि नगर का कोई खंड निम्न किराए के आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित होता है तो नगरीय वृद्धि के दौरान खंड के विस्तार के साथ यह विशेषता दूर तक मिलती है।
इसी तरह यदि एक उच्च किराए के क्षेत्र की स्थिति नगर के दूसरे खंड में पाई जाती है तो उसका विस्तार उसी खंड में होगा तथा नए बेहतर आवासीय क्षेत्र उस खंड के बाहरी भाग में विकसित होंगे। तो इनको समझ लेते हैं। तो होमर होइट ये कहते हैं कि सीवीडी के पास अगर किसी भी टाइप्स की हाउसिंग जन्म लेती है तो उसी रफ्तार में वो पीछे की ओर नगर की बाहर की ओर वो विस्तारित होती चली जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया इस सेक्टर के अंदर अगर नगर के पास उद्योग धंधे विकसित हो जाते हैं तो इसी रफ्तार में पीछे की ओर उद्योग विकसित होते चले जाएंगे। इसी प्रकार से इस सेक्टर के अंदर उन्होंने बताया वर्किंग क्लास हाउसिंग, जैसे जैसे इनका दबाव बढ़ता चला जाएगा जनसंख्या का तो ये पीछे की ओर इसी सेक्टर के दौरान नगर के बाहर की ओर इनका विकास होता चला जाएगा। इसी प्रकार से ये फोर्थ क्लास अगर इनका जनसंख्या का दबाव बढ़ता चला जाएगा तो ये बाहर की ओर विकसित होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फोर्थ क्लासेस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इस सेक्टर के अंदर विकसित होंगे, नहीं, ये इसी रफ्तार में पीछे की ओर होते चले जाएंगे। इसी प्रकार से फिफ्थ नंबर पर हाई क्लास हाउसिंग, इनका विकास भी धीरे धीरे पीछे की ओर होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा खंड, तो इस प्रकार से होमर होइट ने पूरे सिद्धांत पूरे नगर को विभिन्न खंडों के रूप में बताया। तो इसमें हमने प्रमुख 5 खंडों का जिक्र किया है जो होमर होइट ने अपने सिद्धांत के अंदर बताया, और साथ साथ में बताया कि किस प्रकार से इनका विकास होता है। एक खंड का विकास नगर के बाहर की ओर उसी रफ्तार में होता चला जाएगा और ये विशेषता नगर से बाहर की ओर मिलती है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत को एक बार फिर देख लेते हैं किस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो सेंटर होता है वो सीवीडी, जिसका जो विकास होता है वो वर्टिकल होता है या लंबवत जिसको हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ में जो रेलवे लाइन है या सड़कों के साथ साथ में इसमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया उद्योग धंधे विकसित होते हैं, और इनके साथ ही थर्ड नंबर पेटे के अंदर निम्न आवासीय क्षेत्र होते हैं जिनकी इनकम कम होती है, जो उद्योग धंधे के अंदर लोग काम करते हैं वो यहाँ भी। इसके साथ में फोर्थ नंबर पर मिडल यानी कि मध्य आवासीय क्षेत्र होते हैं जिनकी इनकम जो उद्योगों में काम करने वाले निम्न आवासीय उनसे ज़्यादा होती है, और 5वें नंबर में बताया जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उच्च आवासीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से अपने मॉडल का प्रतिपादन किया होमर होइट ने। नेक्स्ट, इस सिद्धांत के अनुसार नगर के आवासीय क्षेत्र का विकास 3 रूपों में होता है। जो नगरीय आवास होता है, जैसे जैसे नगरों के अंदर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तो नगरों का जो आवास होता है वो आवासीय क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर विकसित होता चला जाता है। वो 3 रूपों में, सबसे पहले नगर लंबवत रूप से बढ़ सकता है। सेकंड, नगर में मकान खाली पड़े प्लाटों में बन सकते हैं। और थर्ड, जब नगर पर जनसंख्या का दबाव पड़ता है तो नगर का विकास नगरीय सीमा से बाहर की ओर होता है। यह विकास अपकेंद्रीय रूप से सेंट्रीफ्यूगल रूप से होता है। तीनों प्रकार का नगरीय विकास क्रमानुसार होता है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि नगर का लंबवत विकास, इसके अंदर नगरों का विकास वर्टिकल होता है लंबाई के रूप में इस प्रकार से। तो इसमें हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। सेकंड नंबर पे तो नगर का विकास होता है, नगर के खाली प्लाटों के नगर का विकास होता है। जो नगर के अंदर खाली ज़मीन पड़ी होती है वहाँ पर नगरों का विकास होता है। तो इस प्रकार से जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है धीरे धीरे ये क्षेत्र बढ़ जाएंगे। जब ये क्षेत्र बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये आवासीय क्षेत्र बाहर की ओर विकसित होगा। और थर्ड नंबर पर जैसे कि हमने पहले बताया वो क्रमानुसार होता है। जैसे जैसे सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में किस प्रकार से चेंज हो जाती है, इसके अंदर पहले लंबवत विकास होता है, फिर खाली जमीन पड़ी होती है उसमें विकास होता है, और धीरे धीरे सड़कों के साथ में बाहर की ओर विकास होता है। जो अपकेंद्रीय विकास है वो 3 रूपों में होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ, यानी कि तीसरा प्रकार का जो हमने बताया। पहला होता है अक्षीय विकास, नगर के केंद्र से नगर के बाहर की ओर यातायात मार्गों के द्वारा वस्तुओं का फैलाव होता है। सेकंड नंबर पे एकाकी बस्तियों आइसोलेटेड सेटलमेंट,
ये बस्तियां नगर की सीमा के बाहर फैल जाती हैं, कभी कभी उद्योग के चारों ओर छोटे समूह के रूप में फैल जाती हैं। और तीसरे नंबर पर एकाकी बस्तियों का मिलाप। जो नगर के बाहर छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, उनका आकार जब बढ़ जाता है तो वो आपस में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से कि किस प्रकार से सबसे पहले नगर का आकार छोटा होता है और धीरे धीरे रेलवे लाइन या सड़क मार्ग या जल मार्ग के साथ में उसका विस्तार होता चला जाता है। तीसरी स्टेज के अंदर भी देख सकते हैं किस प्रकार से इसका आकार बढ़ा है और फोर्थ स्टेज में किस प्रकार से और आगे की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से इस डायग्राम के माध्यम से हम दिल्ली शहर का भी अध्ययन कर सकते हैं कि दिल्ली की जनसंख्या जैसे 1970 के बाद में बढ़ी है, तो इसके ऊपर जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण यहाँ जो फैसिलिटी थी उस फैसिलिटी के ऊपर दबाव बढ़ा, तो यहाँ से लोग या सरकार के पॉलिसी के द्वारा लोग बाहर की ओर जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव की ओर विस्थापित हुए और इस प्रकार से नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से एक मुख्य शहर के चारों ओर सड़कों के माध्यम से या रेल मार्ग के द्वारा या जल मार्ग के द्वारा किस प्रकार से नगरों का विकास होता है। तो इसी प्रकार हम हमारे हिसार शहर के अंदर देख सकते हैं कि हिसार से दिल्ली रोड या राजगढ़ रोड या कैमूर रोड किस प्रकार से वो बढ़ते जा रहे हैं, नगर का विकास होता जा रहा है। आज से 30 साल पहले हम हिसार का एरिया देख सकते हैं और आज का एरिया देख सकते हैं और आने वाले समय के अंदर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिसार राजगढ़ रोड या कैमूर रोड या हिसार दिल्ली रोड के ऊपर अपना विकास करता जा रहा है। आज तो हम हिसार के अंदर आज़ाद नगर या गंगवा और हिसार के अंदर हम डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते, वो किस प्रकार से एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नगर अपना विकास करता जा रहा है। नेक्स्ट, सिद्धांत की आलोचना। यह सिद्धांत बर्गस के बल्य सिद्धांत की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से नगर की संरचना समझाता है। होयट ने अपने सिद्धांत में यातायात को महत्व दिया, जबकि यातायात नगरों के विकास में है भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से होमर होयट ने यातायात को प्रमुख माना और इसका तो हम महत्व आपको अभी बताया था कि किस प्रकार से हमारे हिसार शहर के अंदर भी राजगढ़ रोड के ऊपर या दिल्ली रोड के ऊपर नगर का विकास होता जा रहा है। सीवीडी को इस सिद्धांत में वृत्ताकार बताया, जबकि इसका आकार अनिश्चित होता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इस सिद्धांत में भूमि का उपयोग में निर्धारण करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों को महत्व नहीं दिया कि होमर होयट ने सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों को यहाँ पर महत्व नहीं दिया। सिद्धांत में नगर को खंडों में बांटकर वृत्ताकार रूप दिया, जबकि सभी नगरों पर यह संरचना लागू नहीं होती। तो इस प्रकार से हमने होमर होयट के सिद्धांत की व्याख्या की। धन्यवाद। जय हिंद।